नमस्कार। आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वे सिविल सेवा की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए किसी खजारे से कम नहीं है। इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ये सब मतलब सीधे सीधे सिलेबस से उठाए गए लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सभी विषयों में एक दिलचस्प धागा कॉमन है, संतुलन, एक बैलेंसिंग एक्ट। चाहे वो अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का संतुलन हो या फिर कानून में किसानों और बड़ी कंपनियों के हितों का। सही बात है। आज हम इन्हीं बैलेंसिंग एक्ट्स को मतलब परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे, ताकि न सिर्फ प्रीलिम्स के फैक्ट्स क्लियर हों बल्कि मेंस के लिए एक 360 डिग्री सोच भी बन सके। बहुत अच्छी तरह से कहा। देखिए, शासन का असली काम ही संतुलन साधना है और यूपीएससी अक्सर कैंडिडेट्स में यही क्वालिटी ढूंढता है। कि क्या वो अलग अलग दावों के बीच एक वर्केबल सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल। आज के हमारे स्रोत इन्हीं दुविधाओं और संतुलनों को उजागर करते हैं। हर टॉपिक में एक फंसाने वाला पॉइंट है जहां अक्सर गलती होती है। तो चलिए इन पेजेस को समझते हैं और शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था के सबसे चर्चित लेकिन उतने ही कंफ्यूजिंग टॉपिक से, नियर और रियर। ये शब्द सुनते ही कई लोगों के सिर में मतलब घंटी बजने लगती है, तो इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। नियर यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है? इसे ऐसे समझिए कि नियर एक बाल्टी की तरह है जिसमें हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स जैसे अमेरिका, चीन, यूएई, इनकी करेंसीज रखी हैं। अच्छा। नियर बस ये बताता है कि हमारा रुपया उस पूरी बाल्टी के मुकाबले औसतन कितना मजबूत या कमजोर है। ये सिर्फ एक्सचेंज रेट्स का एक वेटेड एवरेज है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हम इस बाल्टी में महंगाई का तड़का लगा देते हैं। और वो तड़का है रियर या रीजनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो ये नीर को महंगाई के लिए एडजस्ट करता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है इसके इंडेक्स वैल्यू को लेकर। जी। स्रोत में एक ग्राफ है जिसमें रियर इंडेक्स 104.75 दिखाया गया है। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि 100 से ऊपर है मतलब अच्छा है, हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। पर यहीं पर ट्रैप है ना? और यही वो पॉइंट है जिसे प्रीलिम्स में घुमाकर पूछा जाता है। रियर इंडेक्स का 100 से ऊपर जाना, जैसे 104.75, ये नहीं दिखाता कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, बल्कि ये दिखाता है कि हमारी मुद्रा अधिमूल्यित यानी ओवर वैल्यूड हो गई है। ओवर वैल्यूड। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स की तुलना में भारत में महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ी है, जिससे हमारा सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा हो गया है। यहाँ पर महंगा होने का क्या मतलब है? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए भारत में बना एक जूता $10 का था। अब रियर बढ़ने से वही जूता विदेशी खरीदार को शायद $11 का पड़ रहा है। जी। तो वो शायद भारत के बजाय वियतनाम या बांग्लादेश से खरीदना पसंद करेगा जहां उसे जूता सस्ता मिल रहा है। परफेक्ट एग्जाम्पल। और यही देश की व्यापार प्रतिस्पर्धा यानी ट्रेड कम्पेटिटिवनेस पर सीधा असर डालता है। जब आरईआर बढ़ता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं और इंपोर्ट्स सस्ते लगने लगते हैं। ओह, तो इससे तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है। बिल्कुल, इससे देश का व्यापार घाटा बढ़ सकता है। ये आरबीआई के लिए एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ वे रुपए को बहुत कमजोर नहीं होने देना चाहते ताकि इंपोर्ट होने वाला कच्चा तेल और दूसरी जरूरी चीजें महंगी ना हो। दूसरी तरफ वे रुपए को इतना मजबूत भी नहीं होने देना चाहते कि हमारे एक्सपोर्टर्स बाजार से बाहर हो जाएं। आरईआर इसी संतुलन की कहानी कहता है। तो अर्थव्यवस्था के इस संतुलन से अब हम एक दूसरे तरह के संतुलन पर चलते हैं, प्रकृति और इंसान के बीच। हाल ही में चक्रवात फिंगोल खबरों में था। जी। इन तूफानों के नाम हमेशा काफी दिलचस्प होते हैं। ये नाम रखने की प्रक्रिया कैसे काम करती है? ये सिर्फ रैंडम नाम तो नहीं होते होंगे? नहीं, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित और सहयोगात्मक प्रक्रिया है जिसे वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब WMO और ESCAP मिलकर चलाते हैं। ये CAP इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक हिंद महासागर क्षेत्र के 13 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान सब शामिल हैं। हर देश नामों की एक लिस्ट देता है और फिर बारी बारी से उन नामों का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। जैसे फेंगोल नाम सऊदी अरब ने दिया था। ये तो दिलचस्प है, लेकिन नाम रखने के कुछ नियम भी तो होंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई देश किसी विवादास्पद हस्ती का नाम सुझा दे। बिल्कुल, नियम बहुत सख्त हैं और उनके पीछे एक गहरा मकसद है। पहला, नाम छोटा और समझने में आसान होना चाहिए।
अधिकतम 8 अक्षरों का। दूसरा, वो जेंडर न्यूट्रल हो, किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक भावना को ठेस न पहुंचाता हो। और सबसे जरूरी, वो डरावना या खौफ पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। इसके पीछे की वजह क्या है? नाम तो सिर्फ नाम है। वजह बहुत मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक है। ठीक है। देखिए, आपदा के समय क्लियर कम्युनिकेशन जान बचाता है। सही बात है। अगर नाम मुश्किल या विवादास्पद होगा तो लोगों में भ्रम फैल सकता है, चेतावनियां ठीक से नहीं पहुंचेंगी। एक सरल, आसानी से याद रहने वाला नाम जैसे फेंगुल या रेमल मीडिया और एजेंसियों को आपदा के बारे में जानकारी फैलाने में मदद करता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के बीच एक बेहतरीन संतुलन का उदाहरण है। बिल्कुल, हम एक वैश्विक मानक अपना रहे हैं, लेकिन हर देश की भागीदारी और संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए। और मजेदार बात यह है कि अगली लिस्ट पहले से तैयार है। अच्छा जी, अगर अगला तूफान आता है तो उसका नाम रेमल होगा, जो ओमान ने दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात हो रही है तो चलिए एक और अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर आते हैं, IMF। हाल ही में एक शब्द काफी चर्चा में था, आर्टिकल 4 कंसल्टेशन। ये भारत के नेशनल अकाउंट्स डेटा के संदर्भ में आया था। ये आखिर है क्या? नाम से तो काफी भारी भरकम लगता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF के काम करने का एक बहुत ही रूटीन लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे आप किसी देश की अर्थव्यवस्था का सालाना हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं। हेल्थ चेकअप? हाँ, IMF के आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट के आर्टिकल 4 के तहत IMF की एक टीम हर सदस्य देश में जाती है, आमतौर पर साल में एक बार। वे वहां की सरकार, सेंट्रल बैंक के अधिकारियों से मिलते हैं, आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज का आकलन करते हैं। तो ये सिर्फ आंकड़ा देखने जैसा नहीं है, ये एक तरह का ऑडिट है। लेकिन क्या ये किसी देश की आर्थिक संप्रभुता मतलब इकोनॉमिक सॉवरेनिटी में दखलंदाजी नहीं है कि कोई बाहरी संस्था आकर बताए कि हमारी नीतियां सही हैं या गलत? ये सवाल बहुत वाजिब है और अक्सर उठता भी है। देखिए, IMF की ये प्रक्रिया बाध्यकारी नहीं है, ये सलाहकारी है। अच्छा, एडवाइजरी है। जी, IMF अपनी रिपोर्ट में सिर्फ सुझाव और जोखिमों के बारे में बताता है, लेकिन इसका महत्व ऐतिहासिक है। ये प्रक्रिया ब्रेटन वुड्स समझौते की आत्मा है, जिसका मकसद 1930 जैसी महामंदी को दोहराने से रोकना था। तब ये महसूस किया गया कि एक देश की गलत आर्थिक नीतियां पूरी दुनिया पर असर डाल सकती है। इसलिए ये सर्वेलेंस या निगरानी सिर्फ उस देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक वित्तीय प्रणाली को स्थिर रखने के लिए जरूरी है। तो ये राष्ट्रीय नीतियों और वैश्विक स्थिरता के बीच संतुलन साधने का एक तंत्र है। बिल्कुल, अगर IMF किसी देश की अर्थव्यवस्था में बड़े जोखिम देखता है तो ये वैश्विक निवेशकों के लिए भी एक चेतावनी होती है। ये तो बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। तो ये एक तरह का ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस टूल है। अब ग्लोबल गवर्नेंस से आते हैं डोमेस्टिक गवर्नेंस पर, और भारत के सबसे संवेदनशील क्षेत्र कृषि पर। जी, एक नया बीज विधेयक 2024 प्रस्तावित है जो 1966 के पुराने कानून को बदलेगा। इसका एक मुख्य प्रावधान है कि सभी तरह के बीजों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। ये तो किसानों पर एक और बोझ डालने जैसा नहीं है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य बाजार में बिकने वाले बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, ताकि किसानों को नकली या खराब बीजों से बचाया जा सके। जैसे FSSAI की मुहर होती है, कुछ वैसा ही। ये बीजों के लिए क्वालिटी चेक सिस्टम बनाने की कोशिश है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण संतुलन साधा है। विधेयक में एक खास अपवाद, एक एक्सेप्शन है जिस पर एस्पिरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। और वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि किसानों द्वारा पारंपरिक रूप से विकसित की गई किस्मों या जिन्हें वो आपस में बेचते या साझा करते हैं, उन पर यह अनिवार्य पंजीकरण लागू नहीं होगा। ओह, यह किसानों के पारंपरिक अधिकारों को बचाने और हमारी कृषि जैव विविधता मतलब एग्रो बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। जैसे कॉपीराइट में फेयर यूज होता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। यहाँ भी किसानों के पारंपरिक ज्ञान और अधिकार को बचाया जा रहा है। ये तो वाकई एक बहुत सोचा समझा संतुलन है। एक तरफ संगठित बीज बाजार में गुणवत्ता लाना और दूसरी तरफ किसानों की स्वतंत्रता को बनाए रखना। लेकिन नकली बीजों को लेकर क्या? आजकल नए कानूनों में छोटे मोटे अपराधों को डीक्रिमिनलाइज करने का चलन है, यानी उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर करके सिर्फ जुर्माना लगाया जाता है। क्या यहाँ भी ऐसा कुछ है? नहीं, और यहीं पर दूसरा ट्रैप है। स्रोत ये साफ करता है कि ये विधेयक
इसके बिल्कुल विपरीत काम करता है। अच्छा। नकली और गैर पंजीकृत बीज बेचने जैसे बड़े अपराधों के लिए न केवल भारी जुर्माना बल्कि जेल की सजा का भी प्रावधान है। ये डीक्रिमिनलाइजेशन की धारणा के एकदम उलट है। तो ये तो और सख्त हो रहा है। हाँ, ये विधेयक बीज बाजार में जवाबदेही तय करने के लिए एक कड़ा कदम है ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो सके। तो यहाँ संतुलन ये है कि किसानों को छूट दो, लेकिन जो कंपनियां धोखाधड़ी करें उन पर सख्त कार्रवाई करो। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था, क्योंकि अक्सर आधी अधूरी जानकारी से गलत धारणाएं बन जाती हैं। चलिए अब हम अपने अंतिम विषय पर आते हैं, जो शासन के इम्प्लीमेंटेशन साइड से जुड़ा है, चुनाव प्रक्रिया। जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) आजकल मतदाता सूचियों का एक विशेष गहन पुनरीक्षण या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कर रहा है। ये क्या है और क्यों जरूरी है? देखिए, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की पहली शर्त है एक साफ सुथरी और सटीक मतदाता सूची, यानी इलेक्टोरल रोल। SIR इसी को सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है। और ये कोई दफ्तर में बैठकर होने वाला काम नहीं है। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्लॉक लेवल अधिकारियों, मतलब BLOs द्वारा घर घर जाकर सत्यापन, डोर टू डोर वेरिफिकेशन। डोर टू डोर वेरिफिकेशन भारत जैसे विशाल देश में ये तो एक बहुत बड़ा काम होगा। इसमें वो असल में क्या चेक करते हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम है, लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद के लिए जरूरी है। BLOs मुख्य रूप से 3 तरह की गड़बड़ियों को ढूंढते हैं। 3 तरह की? जी। पहला, मृत मतदाता, यानी जिनका निधन हो चुका है लेकिन उनका नाम लिस्ट में अभी भी है। दूसरा, स्थानांतरित मतदाता, जो लोग अपना घर बदल चुके हैं। और तीसरा, डुप्लीकेट मतदाता, जिनका नाम गलती से 1 से ज्यादा बार दर्ज हो गया है। अच्छा, तो इन सभी को लिस्ट से हटाने से बोगस वोटिंग की संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल। तो ये एक तरह की सफाई मुहिम है, लेकिन इसमें भी तो एक संतुलन साधना पड़ता होगा। एक तरफ ये सुनिश्चित करना कि कोई भी फर्जी वोटर ना हो, और दूसरी तरफ ये भी देखना कि इस प्रक्रिया में कोई असली वोटर लिस्ट से बाहर ना हो जाए। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती है। BLOs को बहुत सावधानी से काम करना होता है। किसी का नाम हटाने से पहले पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, नोटिस दिया जाता है। ये चुनावी सुधारों का वो हिस्सा है जो सुर्खियों में नहीं आता, लेकिन पर्दे के पीछे चुपचाप लोकतंत्र को मजबूत करता है। ये उस प्रशासनिक इच्छा शक्ति और जमीनी मेहनत का प्रतीक है जो एक निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चाहिए। जी, ये सटीकता और समावेशिता, एक्यूरेसी एंड इंक्लूजन के बीच का संतुलन है। तो आज हमने अर्थव्यवस्था के रियर से लेकर चुनाव आयोग के सिर तक कई विषयों पर बात की, और हर जगह हमें एक ही कहानी दिखी, संतुलन साधने की। नीतियों और प्रक्रियाओं को बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें इस तरह लागू करना कि वे अपने उद्देश्यों को भी पूरा करें और किसी भी वर्ग को नुकसान ना पहुंचाएं, यही असली चुनौती है। बिल्कुल। आज की चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है। हमने सैद्धांतिक रूप से इन संतुलनों को समझा, किसानों के अधिकार और बाजार की गुणवत्ता के बीच, वैश्विक मानक और राष्ट्रीय संवेदनशीलता के बीच, आर्थिक विकास और व्यापार प्रतिस्पर्धा के बीच। जी। लेकिन सोचने वाली बात यह है, और ये शायद हर सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा सवाल है, जब एक प्रशासक के रूप में इन कागजी नीतियों को जमीन पर उतारा जाता है, तो वास्तविकता की किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और उस संतुलन को बनाए रखने के लिए जो कागज पर तो इतना तार्किक और अच्छा दिखता है, जमीन पर उसे साधने के लिए किस तरह के कौशल, विवेक और नैतिक दृढ़ता की जरूरत होती है।